आभारी जानवर। एक बार की बात है, एक आदमी और एक औरत के 3 बेटे थे जो दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन वे इतने गरीब थे कि उनके पास खुद के लिए भी खाने को नहीं था, बच्चों के लिए तो दूर की बात थी। इसलिए बेटों ने दुनिया में जाने और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। शुरू करने से पहले उनकी माँ ने उन्हें एक एक रोटी दी और आशीर्वाद दिया और अपने पिता से प्यार से विदा ली और तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तीनों भाइयों में सबसे छोटा, जिसका नाम फिरको था, एक सुंदर युवक था जिसका शरीर बहुत सुंदर था, नीली आंखें, गोरे बाल और दूध और गुलाब की तरह रंग। उसके दोनों भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके अच्छे रूप के कारण वह निश्चित रूप से उनसे कहीं अधिक भाग्यशाली होगा। एक दिन तीनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, क्योंकि धूप तेज थी और वे चलते चलते थक गए थे। फिरको गहरी नींद में सो गया, लेकिन बाकी 2 जागते रहे और सबसे बड़े ने दूसरे भाई से कहा, तुम हमारे भाई फिरको को कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में क्या कहते हो? वह इतना सुंदर है कि हर कोई उस पर मोहित हो जाता है, जितना कि हम पर नहीं। अगर हम उसे रास्ते से हटा सके तो हम बेहतर तरीके से सफल हो सकते हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, दूसरे भाई ने उत्तर दिया, और मेरी सलाह है कि उसकी रोटी खा जाओ और फिर उसे अपना एक टुकड़ा भी मत दो, जब तक कि वह हमें अपनी आंखें फोड़ने या अपने पैर तोड़ने की अनुमति न दे। उसका सबसे बड़ा भाई इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों दुष्ट दरिंदों ने फिरको की रोटी छीन ली और उसे खा गए, जबकि बेचारा लड़का अभी भी सो रहा था। जब वह जागा तो उसे बहुत भूख लगी और वह रोटी खाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके भाई चिल्ला उठे, तूने अपनी रोटी नींद में खा ली। हे पेटू, तू जितना चाहे भूखा रह सकता है, लेकिन तुझे हमारा एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। फिरको को समझ में नहीं आ रहा था कि वह नींद में कैसे खा सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उस दिन और अगली रात को उपवास किया। लेकिन अगली सुबह उसे इतनी भूख लगी कि वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाइयों से विनती करने लगा कि वे उसे अपनी रोटी का एक टुकड़ा दे दें। तब क्रूर प्राणी हंसे और उन्होंने वही दोहराया जो उन्होंने एक दिन पहले कहा था, लेकिन जब फिरको ने उनसे विनती करना और प्रार्थना करना जारी रखा, तो सबसे बड़े ने आखिरकार कहा, अगर तुम हमें अपनी एक आंख फोड़ने और एक पैर तोड़ने की अनुमति दोगे, तो हम तुम्हें अपनी रोटी का एक टुकड़ा देंगे। ये सुनकर बेचारा फिरको पहले से भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा और भूख की पीड़ा को तब तक सहता रहा जब तक सूरज आसमान में नहीं चढ़ गया। फिर वह और नहीं सह सका और अपनी बाईं आंख फोड़ने और बायां पैर तोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब ये हो गया तो उसने रोटी के टुकड़े के लिए उत्सुकता से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे इतना छोटा टुकड़ा दिया कि भूख से तड़पता हुआ युवक एक पल में उसे खत्म कर गया और उनसे दूसरा टुकड़ा मांगने लगा। लेकिन जितना ज्यादा फिरको रोता और अपने भाइयों को बताता कि वह भूख से मर रहा है, उतना ही ज्यादा वे हंसते और उसके लालच के लिए उसे डांटते। इसलिए वह पूरे दिन भूख की पीड़ा सहता रहा, लेकिन जब रात हुई तो उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई और उसने रोटी के दूसरे टुकड़े के लिए अपनी दाहिनी आंख फोड़ दी और अपना दाहिना पैर तोड़ दिया। जब उसके भाइयों ने उसे जीवन भर के लिए अपंग और विकृत कर दिया, तो उन्होंने उसे जमीन पर कराहता हुआ छोड़ दिया और उसके बिना ही अपनी यात्रा जारी रखी। बेचारे फिरको ने रोटी के टुकड़े खा लिए जो उन्होंने उसके लिए छोड़े थे और फूट फूट कर रोया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और न ही उसकी मदद के लिए आगे आया। रात हो गई और बेचारे अंधे युवक के पास बंद करने के लिए आंखें नहीं थीं और वह केवल जमीन पर रेंग सकता था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन जब सूरज एक बार फिर आसमान में ऊंचा हुआ, तो फिरको को लगा कि चिलचिलाती गर्मी उसे झुलसा रही है और उसने अपने दुखते अंगों को आराम देने के लिए कोई ठंडी छायादार जगह ढूंढी। वो एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और घास में लेट गया, और जैसा कि उसने सोचा था कि एक बड़े पेड़ की छाया में लेट गया। लेकिन वह पेड़ नहीं था जिसका वह सहारा ले रहा था, बल्कि एक फांसी का तख्ता था जिस पर 2 कौवे बैठे थे। थके हुए युवक के लेटने पर एक कौवा दूसरे से कह रहा था, क्या इस इलाके में कुछ भी कम आश्चर्यजनक या उल्लेखनीय है? मैं तो यही सोचता हूँ कि वहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरे ने जवाब दिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं हैं। हमारे नीचे एक झील है और जो कोई उसमें नहाता है, चाहे वह मौत के मुंह में क्यों न पहुँच जाए,
वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है, और जो लोग इस पहाड़ी पर रोज से अपनी आंखें धोते हैं वे बाज की तरह तेज नजर वाले हो जाते हैं, भले ही वे बचपन से अंधे हों। ठीक है, पहले कौवे ने उत्तर दिया, मेरी आंखों को इस उपचारात्मक स्नान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का धन्यवाद हो वे पहले की तरह ही अच्छी हैं। लेकिन कई वर्षों पहले जब मेरा पंख तीर से मारा गया था, तब से वह बहुत कमजोर और दुर्बल हो गया है। इसलिए चलो हम तुरंत झील की ओर उड़ चलें, ताकि मैं पुनः स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाऊं। और इस प्रकार वे उड़ गए। उनके शब्दों ने फेरको के दिल को खुश कर दिया, और वह शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा, जब वह अपनी दृष्टिहीन आंखों पर कीमती ओस रगड़ सकेगा। आखिरकार शाम होने लगी और सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया। धीरे धीरे पहाड़ी पर ठंडक बढ़ने लगी और घास ओस से भीगने लगी। फिर फरको ने अपना चेहरा जमीन में तब तक दबाया जब तक उसकी आंखें उसकी बूंदों से भीग नहीं गईं, और एक पल में उसने पहले कभी नहीं देखा था, उससे कहीं ज्यादा साफ देखा। चांद चमक रहा था और उसे झील तक रोशनी दे रहा था, जहां वह अपने बेचारे टूटे पैरों को नहला सकता था। फिर फेरको रेंगते हुए झील के किनारे पहुंचा और अपने हाथ पैर पानी में डुबोए। ऐसा करते ही उसके पैर पहले की तरह स्वस्थ और मजबूत महसूस करने लगे, और फेरको ने उस दयालु भाग्य को धन्यवाद दिया जिसने उसे उस पहाड़ी तक पहुंचाया जहां उसने कौवों की बातचीत सुनी थी। उसने एक बोतल में उपचारात्मक पानी भरा और फिर पूरी तरह से खुश होकर अपनी यात्रा जारी रखी। वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एक भेड़िया दिखाई दिया, जो 3 पैरों पर लंगड़ाता हुआ चल रहा था, और जिसने फेरको को देखकर बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। मेरे अच्छे दोस्त, युवक ने कहा, खुश रहो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारा पैर ठीक कर सकता हूँ। और इन शब्दों के साथ उसने भेड़िए के पंजे पर कुछ कीमती पानी डाला, और 1 मिनट में जानवर चारों पैरों पर स्वस्थ हो गया। आभारी प्राणी ने अपने उपकारकर्ता को गर्मजोशी से धन्यवाद दिया, और फरको से वादा किया कि अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो वह उसका भला करेगा। फेरको आगे बढ़ता रहा और एक जुते हुए खेत में पहुंच गया। यहाँ उसने एक छोटे चूहे को देखा जो अपने पिछले पंजों पर थका हुआ रेंग रहा था, क्योंकि उसके अगले दोनों पंजे जाल में फंसकर टूट गए थे। फेरको को उस छोटे जानवर पर इतना तरस आया कि उसने उससे बहुत दोस्ताना तरीके से बात की और उसके छोटे छोटे पंजे को उपचारात्मक पानी से धोया। कुछ ही पल में चूहा स्वस्थ हो गया, और दयालु चिकित्सक को धन्यवाद देने के बाद वह हल से बनी हुई खाइयों से भाग गया। फेरको फिर से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, लेकिन वह अभी बहुत दूर नहीं गया था कि एक रानी मधुमक्खी उसके सामने उड़ी। उसका एक पंख पीछे की ओर था, जिसे एक बड़े पक्षी ने क्रूरता से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। फेरको उसकी मदद करने के लिए उतना ही इच्छुक था जितना वह भेड़िए और चूहे की मदद करने के लिए था, इसलिए उसने घायल पंख पर कुछ उपचार की बूंदें डाली। रानी मधुमक्खी तुरंत ठीक हो गई, और फेरको की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ, और किसी दिन आपको पुरस्कृत करूंगी। और इन शब्दों के साथ वह खुशी से गुनगुनाती हुई उड़ गई। फिर फेरको कई दिनों तक भटकता रहा और आखिरकार एक अजीब राज्य में पहुंच गया। यहाँ उसने खुद से सोचा, वह सीधे महल में जाकर देश के राजा को अपनी सेवाएं दे सकता है, क्योंकि उसने सुना था कि राजा की बेटी दिन की तरह ही खूबसूरत है। इसलिए वह राजमहल में गया, और जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुआ, सबसे पहले उसने अपने 2 भाइयों को देखा, जिन्होंने उसके साथ बहुत ही शर्मनाक व्यवहार किया था। वे राजा की सेवा में स्थान पाने में कामयाब हो गए थे, और जब उन्होंने देखा कि फेरको की आंखें और पैर स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, तो वे डर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वह राजा को उनके व्यवहार के बारे में बता देगा और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही फेरको महल में दाखिल हुआ, सभी की निगाहें उस खूबसूरत युवक पर टिक गईं, और राजा की बेटी खुद भी उसकी प्रशंसा में खो गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा था। उसके भाइयों ने ये देखा और उनके डर में ईर्ष्या और जलन बढ़ गई, इतनी कि उन्होंने एक बार फिर उसे खत्म करने का फैसला किया। वे राजा के पास गए और उसे बताया कि फेरको एक दुष्ट जादूगर है, जो राजकुमारी को भगाने के इरादे से महल में आया था। तब राजा ने फेरको को अपने सामने बुलाया और कहा, तुम पर जादूगर होने का आरोप है, जो मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहता है, और मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ,
लेकिन अगर तुम 3 काम पूरे कर सको जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, इस शर्त पर कि तुम देश छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम वो काम नहीं कर सके जो मैं तुमसे करने को कहूँगा तो तुम्हें निकटतम पेड़ पर फांसी दे दी जाएगी। और दोनों दुष्ट भाइयों की ओर मुड़कर उसने कहा, उसे कुछ करने का सुझाव दो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे उसमें सफल होना ही होगा या मरना ही होगा। उन्होंने ज्यादा देर तक नहीं सोचा और जवाब दिया, महाराज, वह एक दिन में इससे भी अधिक सुंदर महल बना दे और यदि वह इसमें असफल हो जाए तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुआ और उसने अगले दिन से फेरको को काम पर जाने का आदेश दिया। दोनों भाई बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वे हमेशा के लिए फेरको से छुटकारा पा चुके हैं। बेचारा युवक खुद भी दुखी था और उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने राजा के राज्य की सीमा पार की थी। जब वो महल के चारों ओर घास के मैदानों में उदास होकर घूम रहा था और सोच रहा था कि वो मौत की सजा से कैसे बच सकता है, तभी एक छोटी सी मधुमक्खी उड़ी और उसके कंधे पर बैठकर उसके कान में फुसफुसाई, मेरे दयालु उपकारक, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं वही मधुमक्खी हूँ जिसके पंख तुमने ठीक किए हैं और मैं किसी तरह से अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। फेरको ने रानी मधुमक्खी को पहचान लिया और कहा, हाय, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? क्योंकि मुझे एक ऐसा काम सौंपा गया है जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। कल मुझे राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरत महल बनाना है और शाम से पहले इसे पूरा करना है। बस इतना ही, मधुमक्खी ने उत्तर दिया। तो फिर तुम अपने आप को सांत्वना दे सकती हो, क्योंकि कल रात सूरज ढलने से पहले एक ऐसा महल बनाया जाएगा जो राजा ने पहले कभी नहीं बनाया होगा। जब तक मैं फिर से आकर तुम्हें न बता दूं कि यह महल बनकर तैयार हो गया है, तब तक तुम यहीं रहो। ये कहकर वो खुशी खुशी उड़ गई और फेरको, उसकी बातों से आश्वस्त होकर, घास पर लेट गया और अगली सुबह तक शांति से सोता रहा। अगले दिन सुबह सुबह पूरा शहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और हर कोई सोच रहा था कि अजनबी कैसे और कहाँ इस अद्भुत महल का निर्माण करेगा। राजकुमारी अकेली चुप और दुखी थी और पूरी रात रोती रही जब तक उसका तकिया गीला नहीं हो गया। वह सुंदर युवक के भाग्य को दिल से लगा रही थी। फेरको ने पूरा दिन घास के मैदानों में बिताया और मधुमक्खी के लौटने का इंतजार किया। और जब शाम हुई तो रानी मधुमक्खी उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई और बोली, अद्भुत महल तैयार है। हिम्मत रखो और राजा को शहर की दीवारों के ठीक बाहर पहाड़ी पर ले चलो। और खुशी से गुनगुनाते हुए वह फिर से उड़ गई। फरको तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि महल बनकर तैयार हो गया है। पूरा दरबार इस अजूबे को देखने के लिए बाहर गया और जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने आया उसे देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। शहर की दीवारों के ठीक बाहर पहाड़ी पर एक शानदार महल बना हुआ था, जो नश्वर उद्यान में उगने वाले सबसे बेहतरीन फूलों से बना था। छत पूरी तरह से लाल गुलाबों से सजी थी, खिड़कियां लिली की थीं, दीवारें सफ़ेद कार्नेशन की थीं, फर्श चमकते हुए ऑरिकुला और वायलट से, दरवाजे शानदार ट्यूलिप और नार्सिसी के थे जिन पर सूरजमुखी के फूल लगे हुए थे, और चारों ओर जलकुंभी और दूसरे सुगंधित फूल खिले हुए थे, जिससे हवा दूर दूर तक महक रही थी और वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस भव्य महल का निर्माण कृतज्ञ रानी मधुमक्खी ने किया था, जिसने राज्य की सभी अन्य मधुमक्खियों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी और राजकुमारी की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने उन्हें उस अद्भुत इमारत से हटाकर प्रसन्नचित फेरको की ओर देखा। लेकिन दोनों भाई ईर्ष्या से काफी जल चुके थे और उन्होंने और भी ज्यादा घोषणा की कि फेरको एक दुष्ट जादूगर के अलावा कुछ नहीं था। राजा, यद्यपि अपने आदेशों के पालन के तरीके से आश्चर्यचकित और चकित था, लेकिन वह इस बात से बहुत परेशान था कि अजनबी अपनी जान बचाकर भाग निकला, और उसने दोनों भाइयों की ओर मुड़कर कहा, उसने पहला काम तो पूरा कर लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके शैतानी जादू की मदद से, लेकिन अब हम उसे क्या काम देंगे? आइए हम इसे जितना संभव हो सके उतना कठिन बना दें, और यदि वह असफल होता है तो उसे मार दिया जाएगा। तब सबसे बड़े भाई ने उत्तर दिया, अनाज तो सारा काट लिया गया है, परंतु अभी तक उसे खलिहानों में नहीं रखा गया है,
इस दुष्ट को कल रात तक राज्य का सारा अनाज एक बड़े ढेर में इकट्ठा कर लेना चाहिए, और यदि एक डंठल भी बच जाए तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। राजकुमारी ने जब ये शब्द सुने तो वह डर के मारे सफ़ेद पड़ गई, लेकिन फेरको को पहले की तुलना में बहुत अधिक खुशी महसूस हुई और वह फिर से घास के मैदानों में घूमने लगा, ये सोचते हुए कि वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा। सूरज डूब गया और रात हो गई। तभी फेरको के पैरों के पास घास से एक छोटा सा चूहा निकला और उससे बोला, मेरे दयालु उपकारक, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ और इस तरह तुम्हारी महान कृपा का बदला चुका सकता हूँ? तब फेरको ने उस चूहे को पहचान लिया जिसके अगले पंजे उसने ठीक किए थे और बोला, अफसोस, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो ऐसे मामले में जो किसी भी मानवीय शक्ति से परे है। कल रात से पहले राज्य के सभी अनाज को एक बड़े ढेर में इकट्ठा करना होगा, और अगर मकई का एक डंठल भी कम होगा तो मुझे इसके लिए अपनी जान देनी होगी। बस इतना ही, चूहे ने उत्तर दिया, इससे तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुझ पर भरोसा रखो और सूरज डूबने से पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। और ये शब्द कहकर वह छोटा सा प्राणी खेतों की ओर भाग गया। फेरको, जिसे कभी संदेह नहीं था कि चूहा अपनी बात पर खरा उतरेगा, नर्म घास पर आराम से लेट गया और अगली सुबह तक गहरी नींद सोता रहा। दिन धीरे धीरे बीतता गया और शाम होते होते छोटा चूहा आया और बोला, अब किसी भी खेत में मकई का एक भी डंठल नहीं बचा है। वे सभी वहां पहाड़ी पर एक बड़े ढेर में एकत्र हो गए हैं। फिर फरको खुशी खुशी राजा के पास गया और उसे बताया कि उसने जो भी मांगा था वह सब हो चुका है। और पूरा दरबार इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आया, और वे पहली बार की तरह ही आश्चर्यचकित थे, क्योंकि राजा के महल से भी ऊंचे ढेर में देश का सारा अनाज पड़ा था और किसी भी खेत में मकई का एक भी डंठल नहीं बचा था। और यह सब कैसे हुआ था? छोटे चूहे ने देश के हर दूसरे चूहे को अपनी मदद के लिए बुलाया था और साथ मिलकर उन्होंने राज्य का सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। राजा अपनी हैरानी को छिपा नहीं सका, लेकिन साथ ही उसका क्रोध भी बढ़ गया और वह दोनों भाइयों की बातों पर विश्वास करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार था, जो बार बार दोहरा रहे थे कि फरको एक दुष्ट जादूगर से ज्यादा या कम कुछ नहीं है। केवल सुंदर राजकुमारी ही फरको की सफलता पर खुश थी और उसे दोस्ताना नजरों से देख रही थी, जिसका जवाब युवक ने दिया। क्रूर राजा जितना अधिक अपने सामने इस अजूबे को देखता, उतना ही अधिक क्रोधित होता, क्योंकि अपने वादे के कारण वह अजनबी को मौत की सजा नहीं दे सकता था। वह एक बार फिर दोनों भाइयों की ओर मुड़ा और बोला, उसके शैतानी जादू ने फिर से उसकी मदद की है, लेकिन अब हम उसे कौन सा तीसरा काम सौंपें? चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न हो, उसे यह करना ही होगा या मरना ही होगा। सबसे बड़े ने तुरंत उत्तर दिया, उसे कल रात से पहले राज्य के सभी भेड़ियों को इस पहाड़ी पर भगा देना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह मुक्त हो सकता है, यदि नहीं तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा जैसा कि आपने कहा है। ये कहते हुए राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और जब राजा ने ये देखा तो उसने उसे एक ऊंचे टॉवर में बंद कर देने का आदेश दिया और तब तक उसकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने का आदेश दिया जब तक कि खतरनाक जादूगर या तो राज्य छोड़कर न चला जाए या उसे निकटतम पेड़ पर फांसी न दे दी जाए। फेरको फिर से खेतों में घूमने निकल गया और एक पेड़ के तने पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके पास दौड़ा और स्थिर खड़ा होकर बोला, मेरे दयालु परोपकारी, तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? अगर मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो बस एक शब्द कह दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कृतज्ञता का सबूत देना चाहता हूँ। फेरको ने तुरंत उस भेड़िए को पहचान लिया जिसका टूटा हुआ पैर उसने ठीक किया था, और उसे बताया कि अगर वह अपनी जान बचाकर भागना चाहता है तो उसे अगले दिन क्या करना होगा। लेकिन दुनिया में कैसे? उसने कहा, मैं राज्य के सभी भेड़ियों को वहां उस पहाड़ी पर इकट्ठा करूं। अगर तुम सिर्फ इतना ही करवाना चाहते हो, भेड़िए ने जवाब दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये काम कर लूंगा और कल सूर्यास्त से पहले तुम मुझसे फिर मिलोगे।
अपना हौसला बनाए रखो। और ये शब्द कहकर वह तेजी से वहां से चला गया। तब युवक बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे लगा कि उसका जीवन सुरक्षित है। लेकिन जब उसने सुंदर राजकुमारी के बारे में सोचा, तो वह बहुत दुखी हो गया, और यह कि अगर वह देश छोड़कर चला गया, तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। वह एक बार फिर घास पर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। अगले दिन वो खेतों में भटकता रहा और शाम को भेड़िया बहुत तेजी से उसके पास आया और बोला, मैंने राज्य के सभी भेड़ियों को इकट्ठा कर लिया है और वे जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से राजा के पास जाओ और उसे पहाड़ी पर जाने को कहो ताकि वह अपनी आंखों से तुम्हारे द्वारा किए गए चमत्कार को देख सके। फिर तुरंत मेरे पास वापस आओ और मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, और मैं सभी भेड़ियों को एक साथ भगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर फेरको सीधे महल में गया और राजा से कहा कि अगर वह पहाड़ी पर आकर यह काम पूरा होते देख ले तो वह तीसरा काम करने के लिए तैयार है। फेरको खुद खेतों में वापस आया और भेड़िए की पीठ पर सवार होकर पास के जंगल में चला गया। बिजली की तरह तेजी से भेड़िया जंगल के चारों ओर उड़ गया, और 1 मिनट में कई 100 भेड़िए उसके सामने आ गए। हर पल उनकी संख्या बढ़ती गई, जब तक कि उनकी गिनती हजारों में नहीं हो गई। उसने उन सभी को अपने सामने पहाड़ी पर खदेड़ दिया, जहां राजा और उसका पूरा दरबार और फरको के 2 भाई खड़े थे। केवल सुंदर राजकुमारी वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह अपने टॉवर में बंद होकर फूट फूट कर रो रही थी। दुष्ट भाइयों ने जब देखा कि उनकी दुष्ट योजनाएं विफल हो गई हैं, तो वे क्रोध से भर गए। लेकिन राजा को अचानक भय का अनुभव हुआ जब उसने भेड़ियों के विशाल झुंड को अपने निकट आते देखा, और उसने फरको को पुकारते हुए कहा, बस बस, अब और नहीं चाहिए। लेकिन जिस भेड़िए की पीठ पर फेरको बैठा था, उसने अपने सवार से कहा, चलो चलो, और उसी क्षण कई और भेड़िए बुरी तरह चिल्लाते हुए और अपने सफेद दांत दिखाते हुए पहाड़ी पर चढ़ गए। राजा ने भयभीत होकर कहा, एक क्षण रुको, यदि तुम सभी भेड़ियों को भगा दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन फेरको ने अनसुना करने का नाटक किया और हजारों भेड़ियों को अपने आगे भगा दिया, जिससे सभी लोग भय और डर से कांप उठे। तब राजा ने पुनः अपनी आवाज ऊंची की और कहा, रुको, तुम्हें मेरा पूरा राज्य मिल जाएगा, यदि तुम इन भेड़ियों को उन स्थानों पर वापस भेज दोगे जहां से वे आए थे। लेकिन भेड़िया फेरको को प्रोत्साहित करता रहा और कहता रहा, चलो चलो। इसलिए उसने भेड़ियों को आगे बढ़ाया, जब तक कि वे अंततः राजा और दुष्ट भाइयों पर टूट पड़े और उन्हें और पूरे दरबार को एक पल में खा गए। फिर फेरको सीधे महल में गया और राजकुमारी को आज़ाद कर दिया, और उसी दिन उसने उससे शादी कर ली और देश का राजा बन गया। और भेड़िए शांतिपूर्वक अपने अपने घर वापस चले गए, और फेरको और उसकी दुल्हन कई सालों तक शांति और खुशी के साथ साथ रहे, और देश में बड़े और छोटे सभी के प्रिय थे।